स्टार्ट करते हैं गाइडेंस चैप्टर 57 की पार्ट 6 की वीडियो को। सेरिब्रो सेरिबेलम हमने देखा सेरिबेलम 3 लेवल्स पे काम कर रहा होता है। एक वेस्टिबुलर ऑपरेटर्स का काम कर रहा होता है जो कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, यहाँ पे सेरिबेलम का कौन सा एरिया इन्वॉल्व था? फोक्यूलो नोडुलर लोब। दूसरा हमने देखा कि बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ कनेक्शन बनाए हुए होते हैं जिसको हम स्पाइनो सेरिबेलम कह सकते हैं। और यहाँ पे सेरिबेलम का कौन सा एरिया इन्वॉल्व होता है? वर्मियस वाला और इंटरमीडिएट जोन वाला एरिया इन्वॉल्व होता है। अब हम देख रहे हैं तीसरा सेरिब्रो सेरिबेलम, यानी सेरिबेलम का सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन बनाए हुए हो। ठीक है, यहाँ पे सेरिबेलम की जो लेटरल जोन है वो इन्वॉल्व होती हैं, तो सेरिबेलम की लेटरल जोन कनेक्शन बना रही होती हैं और कॉर्टेक्स के कौन से एरिया के साथ कनेक्शन बना रही होती हैं। तो उसके लिए मैं पहले कॉर्टेक्स की डायग्राम को तो चैप्टर 56 में पढ़ी थी। ये था हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, फिर ये था हमारे पास प्री मोटर एरिया, ये सप्लीमेंट्री एरिया, ये सोमैटोसेंसरी एरिया, प्राइमरी सोमैटोसेंसरी एरिया और एसोसिएशन एरिया, और ये सामने पूरा फ्रंटल कॉर्टेक्स है। तो बेसिकली जो लेटरल जोन है ना इसका यानी कि जो सेरिब्रो सेरिबेलम होता है इसका काम होता है मूवमेंट्स की प्लानिंग करना और टाइमिंग करना, कोऑर्डिनेशन करना, ये वाले काम है इसके। सही के बाद तो ये आपके कनेक्शंस बना रही होती है उन जगहों से जो कि प्लानिंग में इन्वॉल्व है, जैसे कि प्री मोटर एरिया, सही के बाद फ्रंटल कॉर्टेक्स का ये वाले एरिया। और चूंकि प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स प्लानिंग में नहीं इन्वॉल्व इसलिए प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से कोई कनेक्शन नहीं होता। उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी सोमैटोसेंसरी एरिया से भी कनेक्शन होते हैं। तो यानी कि मोटर कॉर्टेक्स में सिर्फ प्री मोटर एरिया और फ्रंटल लोब के ये वाले जो पोर्शन है ये कनेक्शन बना रहे हैं सेरिबेलम के साथ। अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये बात तुम्हें पता चल चुकी हुई है कि जो सेरिब्रो सेरिबेलम होता है ये हमारे पास बहुत जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट्स या रैपिड मूवमेंट्स होती है उनमें रोल प्ले करा है। जैसे मिसाल के तौर पे हैंड्स की, फिंगर्स की मूवमेंट्स हैं, आप लिख रहे होते हो बहुत तेज़ मूवमेंट होती है। इसी तरह हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो विद इन सेकेंड आपकी बहुत सारी मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो इन सब में यही इन्वॉल्व है। अच्छा, स्पीच की बात की जाए जो हम बोल रहे होते हैं खासतौर पर जल्दी जल्दी वाली वीडियो में जिस तरह मैं बोल रहा होता हूँ, तो उसमें आप देखो कि बहुत रैपिडली हम अल्फ़ाबेट्स को ले रहे हैं और एक एक अल्फ़ाबेट की कितनी मूवमेंट्स होती हैं। टंग की भी कोई मूवमेंट होती है, दांत आप कई दफ़ा क्लोज करते हो ताकि एस बोला जा सके, फिर लिप्स की मूवमेंट, चीफ की मूवमेंट्स, ये सारी मूवमेंट्स कितनी वेल कोऑर्डिनेटेड है कि हम प्रॉपर टर्म बोल सकते हैं। तो ये जो वेल कोऑर्डिनेशन है, ये जो प्लानिंग है, ये सेरिब्रो सेरिबेलम कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अच्छा फिर अगर इन लेटरल जोन्स की डिस्ट्रक्शन कर दी जाए, और लेटरल जोन्स के अंदर न्यूक्लियस कौन सा होता है? डीप न्यूक्लियस, डेंटेट न्यूक्लियस होता है इसका। ठीक हो गई बात। लेटरल जोन में डेंटेट न्यूक्लियस होता है, इसी तरह हमने कहा था इंटरमीडिएट जोन में इंटरपोज्ड न्यूक्लियस होता है, और वर्मियस में जो था वो फेस्टिजियन न्यूक्लियस था। खैर एनीवेज, अगर डेंटेट न्यूक्लियस वगैरह खराब हो जाए तो जो मूवमेंट्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है, इंसान शायद प्रॉपर स्पीच ना कर सके या उसकी वो टाइपिंग ना कर सके, मूवमेंट्स की कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। सही। अब वो कह रहे हैं कि ये समझना बड़ा ही मुश्किल काम है कि भाई जो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है जो बेसिकली आपकी बॉडी को एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स हमने कहा था ना बड़ी ज़बरदस्त किस्म की टोपोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है बॉडी के हर एरिया को कंट्रोल करने के लिए। प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास कुछ ना कुछ न्यूरॉन्स होते हैं। तो प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के साथ तो सेरिबेलम का कोई कनेक्शन है नहीं, तो फिर किस तरह से काम कर रहा है? तो भाई गाइटन को समझना मुश्किल होगा क्योंकि उसके पास एग्जाम्पल्स नहीं है, हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं। मैंने आपको बताया सेरिबेलम इज लाइक ISI, इंटेलिजेंस एजेंसी। अब सेरिबेलम की जो लेटरल जोन्स हैं समझ लो ये होती हैं जो ISI के बड़े ऑफिसर्स हैं, डाउन की बात। और वेरी सिमिलरली ब्रेन जो है वो हमारी वो आर्मी है जो कि आर्टिलरी कह लो या इनफैक्ट जो लड़ने वाली आर्मी होती है। ठीक, इसमें जो आपके पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स है ना, ये समझ लो ऐसे हैं जैसे कि सोल्जर्स होते हैं। अब बेसिकली जंग लड़ कौन रहे होते हैं? सोल्जर्स। सही। लेकिन जो इंटेलिजेंस एजेंसी होती है वो आर्मी के ऑफिसर्स के साथ कांटेक्ट में होती है, जिसकी वजह से वो प्लानिंग कर रहे होते हैं कि भाई कहाँ पे जंग करनी चाहिए, कहाँ पे फौजी को भेजना चाहिए, ये वो सारा कुछ। तो ISI का जो कनेक्शन है वो सोल्जर्स के साथ नहीं होता बल्कि हायर ऑफिसर्स के साथ होता है। सही होगी बात। और अगर ISI खराब हो जाए, यानी सेरिबेलम ISI खराब हो जाए तो जाहिर सी बात है सोल्जर्स की जंग लड़ना भी उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर बात है गलत टाइम पे हमला कर देंगे या सही जगह पे हमला नहीं कर सकेंगे तो सोल्जर्स भी इफेक्ट हो रहे होंगे। तो इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? तो यही गाइडन कह रही है कि अगर सेरिबेलम डिस्ट्रॉय हो जाए तो सेरिबेलम के डिस्ट्रॉय होने से हमारे जो मूवमेंट्स हैं उनकी भी कोऑर्डिनेशन खराब हो जाती है। असल मसला ये है कि अब हमारी प्लानिंग नहीं हो पा रही। सही होगी बात। तो ये जो हमारे पास सेरिबेलम के लेटरल जोन है इनका काम होता है बेसिकली प्लानिंग करना और टाइमिंग करना, किस वक्त क्या काम करना चाहिए है। प्लानिंग और सीक्वेंशियल मूवमेंट्स की डिटेल्स को देखते हैं। सीधी सी बात वही कर रहे हैं तो चूंकि हमने प्लानिंग करनी होती है इसलिए हमारे पास सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलम के लेटरल जोन इनके दरमियान में 2 वे ट्रैफिक का होना जरूरी है। सही की बात, ताकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स बताएगी भाई मैं ये मूवमेंट करवाना चाहती हूँ, करवा लूँ, क्योंकि नहीं इस वक्त ना करवा, बॉडी की पोजीशन ऐसी नहीं है। अच्छा भाई फिर ये वाली करवा लूँ, पैगाम है हाँ जी करवाएं, ठीक है करवा लो लेकिन कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा जोर से करवाना। अच्छा जी भाई इतनी जोर से कॉन्ट्रैक्शन करवा लूँ, हाँ चलो ठीक है करवा लो। तो ये हमारे पास प्लानिंग के लिए 2 वे कम्युनिकेशन जरूरी है बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द सेरिबेलम। एक और बात देखिएगा, हमने ये देखा है कि अगर आप सिपाहियों सोल्जर्स से पूछें
कि यार आपने परसों कहाँ पे लड़ाई करनी है, तो वो कहते हैं भाई हमें तो आज के ऑर्डर्स मिले हुए हैं, आज हमने यहाँ पे लड़ना है, परसों का हमें नहीं पता। जबकि अगर हम आईएसआई से जाके पूछें कि भाई परसों सोल्जर को कहाँ पे भेजना है, तो आईएसआई कहती है हाँ मुझे पता है कि परसों कहाँ पे भेजना है। तो आईएसआई के ऑफिसर्स के बयान से आइडिया होता है कि सोल्जर ने आने वाले दिनों में कहाँ पे जाना है। इससे भी हमें ये बात कंफर्म हो गई कि आईएसआई के जो ऑफिसर्स हैं वही प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी यही चक्कर बता रहे हैं कि सेरिबेलम के जो लेटर जोन के न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि डेंटेट न्यूक्लियाई, हमने देखा है कि इनको बॉडी की आने वाली मोटर मूवमेंट्स की इंफॉर्मेशन होती है। तो इस बात से पक्का हो गया कि बिल्कुल सेरिबेलम जो होता है वो यही वाले काम कर रहा होता है। तो बेसिकली सेरिबेलम है वो इस मतलब ये नहीं पता रख रहा होता कि इस वक्त बॉडी क्या मूवमेंट कर रही है। सेरिबेलम का जो लेटरल जोन है वो मौजूदा मूवमेंट से खास ताल्लुक नहीं रख रही होती, बल्कि आने वाले वक्तों की जो मूवमेंट्स है उसकी प्लानिंग में फिक्रमंद हुई होती है। तो इस वक्त मूवमेंट हो रही है उसकी इन्होंने टेंशन नहीं ली हुई, उसकी टेंशन आराम से इंटरमीडिएट जोन और वर्मस वगैरह ले रहे होते हैं। लेटरल जोन आने वाली मूवमेंट की टेंशन ले रही होती है। सही के बाद हमने प्लानिंग कर ली कि भाई टाइमिंग फंक्शन की डिटेल को देखते हैं। तो जो भी हमारे पास सीक्वेंशियल मूवमेंट होती है, यानी ऐसी मूवमेंट जिसमें एक के बाद एक इवेंट लगातार चलता चला जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं राइटिंग की बात करूं तो मैंने यहाँ पे ए लिखा, अब मेरा जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो टाइमिंग कर रहा होगा कि भाई अब ए पूरा हो चुका है, पेन को मुझे आगे ना लेके जाओ बल्कि वापस ले आओ, ठीक, और अब ये इसकी टेल बन चुकी है, अब आप बी लिखना शुरू कर दो। समझ रहे बात को? तो ये जो हमारे पास टाइमिंग हो रही है कि ये हाँ अब ऐसे ऐसे करना चाहिए, ये सारी टाइमिंग करवाने में कौन इन्वॉल्व है? ये लेटरल जोन और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। और लेट्स जी अगर ये ना करे ये काम, तो फिर जो बंदा होगा वो बेचारा टाइमिंग नहीं कर सकेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि कब मैंने क्या काम करना है। जैसे रनिंग है, वो उसको पता ही चलेगा कब मेरा एक स्टेप पूरा हो गया, अब उसको दूसरा स्टेप ले लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इस केस में स्मूथ प्रोग्रेशन ऑफ मूवमेंट्स नहीं हो सकेगी, शदीद मसले आना शुरू हो जाएंगे। मसले वगैरह के बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। तीसरा, एक्स्ट्रा मोटर प्रेडिक्टिव फंक्शन ऑफ सेरिब्रोसेरेबेलम। ये तो दोनों देखे ना हमने, ये तो हमने देखा मोटर एक्टिविटी को हेल्प करने में, कि यानी कि हम कहते हैं कि आईएसआई जो होती है वो अपने सोल्जर्स को हेल्प कर रही होती है कि भाई इस वक्त तुमने जंग लड़नी है और फलानी जगह पर जाकर जंग लड़नी है, और ये सारी प्लानिंग कर रही है। उसके अलावा आईएसआई दुश्मन के बारे में पता लगा के रखती है कि यार वो आजकल क्या कर रहा है, ठीक है ना बात। तो यहाँ पे भी इसी तरह की मिसाल है कि एक तो हमने देख लिया मोटर एक्टिविटीज, अपनी बॉडी को बता रहे हैं कि अब तुम ये करो, अब तुम ये करो। दूसरा है एक्स्ट्रा मोटर प्रेडिक्टिव फंक्शन, यानी कि सराउंडिंग के बारे में भी सेरिबेलम प्रिडिक्ट कर लेता है कि क्या हो रहा है। जिसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, मिसाल के तौर पर एक प्लेयर फुटबॉल खेल रहा है, सही के बाद अब वो सोच लेता है कि यार जिस वक्त ये अभी 1 मिली सेकंड बाद ये जो बॉल है ये मेरे पाँव के पास आ जाएगा, इसलिए मुझे अब शूट मार देनी चाहिए है। तो ये बॉल की टाइमिंग का हिसाब किताब लगाने कि ये बॉल किस वक्त मेरे पाँव के पास आएगा। या क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अब शोएब अख्तर की इतनी तेज बॉल आती है 150 किलोमीटर पर आके, मतलब 160 से ऊपर बॉल आ रही होती है, तो वो आपको क्या ख्याल है कि हम पहले सोचते हैं कि अच्छा बॉल आ रही है, बैट को घुमाए ना, ऐसे होता है? नहीं, वो दूर से बॉल देखी और प्रिडिक्ट कर लिया कि अगले एक लम्हे में ये बॉल यहाँ पे होगी, इसलिए हम बल्ला घुमा देते हैं। तो यानी कि एक तो हम अपनी बॉडी की प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं कि मेरा बाजू 1 सेकंड बाद यहाँ पे होगा, मेरा क्या 1 सेकंड बाद कहाँ पे होगा, और दूसरा हम इर्द गिर्द को भी देख रहे होते हैं। अगर ये वाला फंक्शन खराब हो जाए तो फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं कि एक बंदर होता है, वो भागा जा रहा है दीवार के पास, उसको अंदाजा ही नहीं होता कि 1 सेकंड बाद मैं दीवार के पास पहुंच जाऊंगा, इसलिए मुझे रुक जाना चाहिए। वो धड़ाल जाकर दीवार में ठोक जाता है, फिर उसको पता चलता है दीवार तो पहुंच गया था। समझ में आ रही है बात? तो ये जो टाइमिंग है ये बहुत ज़रूरी, मतलब सराउंडिंग के बारे में पता होना, ये भी हमारे सेरिबेलम का काम होता है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे सेरिबेलम की। पहले देखते हैं हम क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ सेरिबेलम को। लो जी, सेरिबेलम के बारे में पहले तो वो ये बात बता रहे हैं कि अगर तो आपने इसको डैमेज करना शुरू कर दिया है, इसका कॉर्टेक्स वगैरह डैमेज हो गया है, तो मेनली इसके जो फंक्शन वगैरह होते हैं वो इतने ख़राब नहीं होते। हाँ, ये ज़रूर है कि मूवमेंट स्लो हो जाती हैं, आपकी राइटिंग मूवमेंट, वॉकिंग मूवमेंट, रनिंग मूवमेंट, ये मूवमेंट स्लो हो जाएंगी, लेकिन बहरहाल कोऑर्डिनेटेड रहती हैं क्योंकि जो न्यूक्लियाई हैं वो ठीक हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा मसला हो जो कि न्यूक्लियर को भी डैमेज कर दे, यानी कि जो लीजन होती है वो न्यूक्लियर को भी कवर कर ले, तो फिर बहुत शदीद किस्म के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। देखते हैं किस तरह के इश्यूज आते हैं। फिर होना शुरू हो जाता है जी डिस्मेट्रिया एंड एटैक्सिया। अब डिस्मेट्रिया एंड एटैक्सिया में क्या कह रहे हैं कि जो मूवमेंट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं रही, क्योंकि सेरिबेलम जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो प्रेडिक्टिव फंक्शन था वो कर नहीं पा रहा, ना वो टाइमिंग कर पा रहा है कि भाई अब एक एक्शन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा एक्शन करवा देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है वो शदीद किस्म की गड़बड़ होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि पहले मैं आपको ना एक मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो आपको हार्ट अटैक होता है उसकी एग्जांपल देता हूँ। कंडीशन का नाम है जी मायोकार्डियल, पूरा नहीं लिखते हैं, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से होता क्या है, इसकी वजह से चेस्ट पेन भी हो सकती है, मतलब वो तो होगी जारी सी बात है, जो कि फिर लेफ्ट आर्म में चलती चली जाती है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट की जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन किस वजह से हुई है? ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से। तो मैं कहता हूँ जी कि ब्लड सप्लाई की जो कमी है वो कॉज करिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से जो कंडीशन प्रोड्यूस हुई है उसको हम कहेंगे, जो इफेक्ट हुआ है उसको हम कहेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नतीजे में ये वाले मसले आना शुरू हो गए हैं। वेरी सिमिलरली सेरिबेलम, सेरिबेलम के ख़राब होने की वजह से जो मूवमेंट्स अनकोऑर्डिनेटेड हो गई हैं, इन अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स को हम नाम देते हैं
ये डिसमेट्रिया। सही है बात। तो जो इफेक्ट हुआ है वो क्या कहला रहा है, डिसमेट्रिया। और इस डिसमेट्रिया की वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो क्या क्या है हमारे पास, एटैक्सिया, एटैक्सिया आ रहे हैं, और इसी तरह से पास्ट पॉइंटिंग भी हमारे पास सिम्टम है। असल में समझना कई बार मुश्किल होता है। यहाँ पे जो लाइनिंग है इतनी कंफ्यूजिंग लिखी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि जो पेशेंट होता है उसको डिसमेट्रिया हो जाता है और डिसमेट्रिया की वजह से एटैक्सिया हो जाता है। तो बंदा कहते हैं एक ही तो बात है, डिसमेट्रिया का मतलब है कि वो क्या नाम, अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, और एटैक्सिया का मतलब क्या होता है, इंसान की जो चाल होती है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं रहती, इंसान सीधे चल नहीं पा रहा होता। सही है की बात। तो जिस तरह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन की वजह से चेस्ट पेन हो रही है, लेकिन चेस्ट पेन और भी वजूहात से हो सकती है। सही होगी ना बात। होता है तो लंग्स की मसले की वजह से हो रही हो सकता है किसी ने मुक्का मारा चेस्ट पेन वजह से हो रही हो, चेस्ट पेन की और रीजन होती हैं। वेरी सिमिलरली डिसमेट्रिया की वजह से एटैक्सिया यानी कि चाल का खराब होना होता है, लेकिन एटैक्सिया के और भी कॉजेज हो सकते हैं। किसी बंदे ने शराब पी हुई है तो उसको भी एटैक्सिया होना शुरू हो जाएगा। सही है। तो और भी बहुत से कॉजेज एटैक्सिया के हो सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये मैंने एक एग्जांपल पेश की है। अच्छा, एक तो हमने देख लिया एटैक्सिया, दूसरा मैंने आपको बताया कि इसकी वजह से पास्ट पॉइंटिंग भी होती है। अब देखो बात बेसिकली क्या है, जो हमारा सेरिबेलम था ना, ये टाइमिंग में रोल प्ले करता था, प्रेडिक्टिव फंक्शन में रोल प्ले करता था कि भाई अब ये जो उंगली है अगले 1 सेकंड बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी। अगर ये काम नहीं करेगा तो उंगली बजाय इसके कि मैंने मिसाल के तौर पर उंगली को यहाँ ला के रखना था, तो बजाय इसकी उंगली यहाँ पे रुके वो उंगली आगे निकल जाएगी। फिर हमें याद आएगा कि ओहो उंगली तो आगे निकल गई है, वो वापस ले आएंगे, क्योंकि सेरिबेलम तो है नहीं जो प्रेडिक्ट करेगा। तो ये जो हमारी उंगली इस पॉइंट से आगे निकल गई है, इसको हम देते हैं पास्ट पॉइंटिंग। डॉक्टर ने अगर टेस्ट करना हो तो डॉक्टर कहता है भाई ये मेरी उंगली है, पेशेंट से कहता है इस उंगली को टच करो। पेशेंट अगर तो सही होगा, मतलब सेरिबेलम सही काम कर रहा होगा, तो वो आराम से यहाँ पे लाके रख देगा, क्योंकि उसको इस उंगली का भी पता है और अपनी बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में भी पता है। लेकिन अगर वो सही नहीं होगा ना, तो वो ऐसे करके लाएगा, इधर निकल जाएगा, ओहो उंगली वापस लेके आएगा, इधर निकल जाएगा, वो बेचारा जो है ना उसको कभी यहाँ पे ला के उंगली रोक देगा। तो ये होगा काम मसला जिसको हम कहेंगे पास्ट पॉइंटिंग होगी, ये बिना इसी से काम कर नहीं पा रहा। सही हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास फेलियर ऑफ प्रोग्रेशन, यानी कि वो जो हमने कहा था सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट्स, एक के बाद एक मूवमेंट हो रही होती है, वो वाला चक्कर अब नहीं हो पा रहा, वो भी सेरिबेलम के मसले की वजह से ही होगा। तो अगर ये ना हो रहा हो तो इस बीमारी को क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डिसडायडोकाइनेसिया, कि जिसमें रैपिड अल्टरनेटिंग मूवमेंट्स हो रही थी, जैसे अगर टाइपिंग हो गई, ये वो सारी मूवमेंट्स, ये वाली मूवमेंट्स नहीं हो सकेंगी डिसडायडोकाइनेसिया में। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास डायसैर्थिया। ये बात तो हमने देख ली है कि जो स्पीच होती है, स्पीच में भी सेरिबेलम बहुत इंवॉल्व होता है, क्योंकि हमने बहुत सारी कोऑर्डिनेट मूवमेंट्स करवानी होती हैं। तो अगर सेरिबेलम खराब हो जाए तो बोलना भी इंसान का सही नहीं हो पाता, वो टॉकिंग सही से नहीं, मतलब टॉकिंग का प्रोग्रेशन नहीं हो पाता। शायद वो एक लफ्ज़ यस बोल दे, या शायद वो इस तरह का बोल ले, लेकिन वो प्रॉपरली स्पीच नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा जो सेरिबेलम है वो बड़ी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। जिस तरह के यहाँ पर मैंने बताया है, वो हमारी सक्सेसिव मूवमेंट्स को करने में बड़ा रोल प्ले कर होता है। ड्यूरेशन, कितनी देर तक आपने सीन बोलना है, कितनी देर तक आपने डी बोलना है, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होता है। किस मसल को कितनी इंटेंसिटी से कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, या साउंड की इंटेंसिटीज वगैरह को भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये सारे काम कर रहा होता है। अगर ये नहीं होंगे तो इंसान की आवाज़ इतनी ख़राब हो जाएगी कि आपको अल्फाज समझ भी नहीं आएंगे। सही होगी बात, इतने वो ख़राब हो जाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारे पास सेरिबेलर निस्टैग्मस। सेरिबेलर निस्टैग्मस जो होता है ना, ये कह लो आई बॉल्स की जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट करना शुरू कर देती है। उसकी रीजन बेसिकली क्या होती है, असूली तौर पे होना ये चाहिए, जब मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो मेरा आई बॉल यहाँ पे है, फिर मेरा आई बॉल यहाँ पे है, फिर मेरा आई बॉल यहाँ पे है, मैं जहाँ पे जाता हूँ उस आई बॉल को रोक लेता हूँ। अगर सेरिबेलम का फंक्शन नहीं होगा तो होगा ये, मैं अपने आई बॉल को यहाँ से मोड़ यहाँ ले जाना चाहता हूँ, आई बॉल यहाँ गया, यहाँ पे रुका नहीं, आगे चला गया, फिर वापस आ गया, फिर ऐसे मैं किसी भी एक जगह पे फोकस ही नहीं कर पाऊंगा। तो इसको हम ट्रेमर ऑफ द आई बॉल्स भी कहते हैं। जिस तरह किसी मसल का ट्रेमर होता है, उसी तरह ये आई बॉल्स का ट्रेमर है, जिसमें हम आंखों को फिक्सेशन नहीं कर पा रहे। और ऐसी सिचुएशन में जब हम आंखों को फिक्सेशन नहीं कर पा रहे, इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम का लॉस भी होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको याद होगा हमने कहा है सेरिबेलम जो होता है वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में भी रोल प्ले कर रहा होता है। तो सेरिबेलर निस्टैग्मस में आमतौर पर सेरिबेलम का फोक्यूलोनोड्यूलर लोब खराब हुआ होता है, और फोक्यूलोनोड्यूलर लोब तो इक्विलिब्रियम में सबसे अहम रोल प्ले कर रहा होता है। तो यानी कि सेरिबेलर निस्टैग्मस में आमतौर पर इक्विलिब्रियम भी खराब होने के खदशात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिर आते हैं हमारे पास हाइपोटोनिया। ये बात आपको याद होगी, हमने कहा था कि ये जो सेरिबेलम होता है ना, सर्किट में डिस्कस किया था कि जब इसके डीप न्यूक्लियर सेल्स के पास सिग्नल आते हैं तो ये सेरिबेलम हमारे ब्रेन के सेरिब्रल कॉर्टेक्स से कहता है कि शाबाश शाबाश तुम अच्छा काम करवा रहे हो। टर्न ऑन टर्न ऑफ सिग्नल हमने कहा था कि जब किसी मसल को फ्लेक्स करवाना होता है तो ये भी हेल्प करते हैं मसल को फ्लेक्स करने में, फैसिलिटेटिव सिग्नल्स भेजते हैं। तो अब अगर ये सेरिबेलम काम नहीं करेगा तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स एक सिग्नल भेजता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाने के लिए, तो बस अपना सिग्नल भेज सके, कोई उसको शाबाशी नहीं मिली, कोई उसको सपोर्ट नहीं मिली सेरिबेलम की वजह से, जिसकी वजह से मसल्स की जो टोन है वो उतनी अच्छी डेवलप नहीं हो सकेगी, जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिया। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि आप एक रजिस्टर पे ना साइड पे ये बीमारी और उसका आगे लिखते हैं, क्योंकि न्यूरोफिजियोलॉजी में इतने नाम आना शुरू होते हैं कि वो आप कई दफ़ा कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। दो तो अभी सिमिलर नाम आ चुके हैं, कौन कौन से, डायसैर्थिया, इसमें स्पीच का मसला आ गया आपके पास, सही है की बात। और दूसरा में क्या पड़ा यहाँ पे, डिसमेट्रिया, डिसमेट्रिया में क्या मसला आ गया है,
अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स, इसी तरह डिसलेक्सिया भी मूवमेंट होती है हमारे पास। तो ये आगे देखते हैं कि किसी में रीडिंग सही नहीं हो पा रही, किसी में कोई इशू हो रही होती है, लेकिन सिमिलर नाम आते हैं तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हमारे पास बेसल गैंग्लिया एंड देयर मोटर फंक्शंस, जिससे हमने सेरिबेलम में कहा था कि सेरिबेलम बजाते खुद कोई मोटर फंक्शन नहीं करवाता, लेकिन मोटर फंक्शंस के करवाने में हेल्प बहुत कर रहा होता है, सीक्वेंसिंग में, टाइमिंग में, इन सारी चीज़ों में, ठीक है। तो वेरी सिमिलरली बेसल गैंग्लिया भी बजाते खुद कोई मोटर फंक्शन नहीं करवाएगा, लेकिन ये हेल्प बहुत कर रहा होगा मुख्तलिफ चीज़ों में। यानी अगर बेसल गैंग्लिया नहीं होता तो मोटर फंक्शन काफ़ी खराब होते हैं, तो हमें पता चल गया कि यार बेसल गैंग्लिया हेल्प जरूर कर रहा है मोटर फंक्शंस में। तो बेसल गैंग्लिया के पास इनपुट सिग्नल्स आ रहे होते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जब इनपुट सिग्नल आते हैं ये फिर उनको प्रोसेस वगैरह करता है और वापस आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मुख्तलिफ पोर्शन के पास भेजता है। ऑलराइट, बेसल गैंग्लिया में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड हैं? बेसल गैंग्लिया में होता है जाने वाली हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस, पुटामेन, ग्लोबस पैरेडिस, सब्सटेंशिया निग्रा और सबथैलेमिक न्यूक्लियस। वैसे तो थोड़ा बहुत उनको एनाटॉमी में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक ब्रीफ सा ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे फिजियोलॉजी में भी देता हूँ कि कहाँ किस तरह से इनके एजुकेशन वगैरह मौजूद है। अगर मैं आपको नेटवर्क की एक डायग्राम दिखाऊँ तो ये देखिएगा, इसमें हमने ब्रेन को यूँ क्रॉस सेक्ट किया हुआ है, यानी कि ऊपर वाला जो हिस्सा है ना खोपड़ी का वो उतार दिया हमने। फिर के बाद यूँ बंदे का बेचारे का सर मौजूद था, हमने उसको क्रॉस सेक्ट कर लिया। अब क्रॉस सेक्ट किया तो हमें क्या क्या कुछ नजर आ रहा है, ये जो आपके पास एक ट्राइंगल सा बन रहा है ना, इस ट्राइंगल को टोटल मिला के हम नाम देते हैं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। सही है, इसमें दो तरह के न्यूक्लियस मौजूद हैं, या दो तरह के दो पार्ट्स ऑफ बेसल गैंग्लिया मौजूद होते हैं। एक बाहर वाला पोर्शन जिसको हम कहते हैं पुटामेन, और एक सारा अंदर वाला पोर्शन जिसको हम नाम देते हैं ग्लोबस पैलेडिस। फर्दर आप देख सकते हैं कि ग्लोबस पैलेडिस में एक इंटरनल पार्ट ऑफ ग्लोबस पैलेडिस है और एक ही एक्सटर्नल पार्ट ऑफ ग्लोबस पैलेडिस है। एनीवेज हमने देख लिया, ये हो गया हमारे पास पुटामेन और ये हो गया हमारे पास ग्लोबस पैलेडिस। सही हो गया। अब मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास मौजूद है, जिसमें मैं ये वाली साइड का, मेरा जो हाथ है ना वो इस साइड का लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है, तो ये बन गया यहाँ पे बाहर वाली साइड पे आ गया लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और अंदर वाली साइड पे ग्लोबस पैलेडिस, ये हो गया इंटरनल ग्लोबस पैलेडिस, ये हो गया एक्सटर्नल ग्लोबस पैलेडिस। तो यहाँ ऊपर से ऐसे एक स्ट्रक्चर गुजर रहा होगा यूं, इस सी शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो क्रॉस सेक्शन में हमें कॉर्डेट न्यूक्लियस का सिर्फ आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा नजर आ रहा होगा, तो ये आप देखते हैं ये वो कह रहे हैं कि हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस है, और यूं पूरा घूम के वो ये आपको नजर आ रही है टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, क्योंकि तो हमने क्रॉस सेक्शन बनाया हुआ है ना। ठीक हो के बाद इस सारा कुछ के दरमियान में यहाँ पे थैलेमस मौजूद है, तो आप कहते हो कि थैलेमस के साइड पे है। सब थैलेमिक न्यूक्लिया थैलेमस के नीचे होगा, वो सबस्टेशन डायग्राम भी उधर नीचे ही होता है। ऑलराइट, अच्छा ये जो जगह बन रही है ना आपके पास ये वाली, इसको हम नाम देते हैं इंटरनल कैप्सूल। तो आप कह सकते हो इंटरनल कैप्सूल जो है वो कॉर्डेट न्यूक्लियस और इसके दरमियान में है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के, या पुटामेन और कॉर्डेट न्यूक्लियस के दरमियान में। आप ये भी कह देते हो कि ये जो इंटरनल कैप्सूल है ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और थैलेमस के भी दरमियान में है। सही की बात। अब होता बेसिकली क्या है, जो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फाइबर्स होते हैं, वो फाइबर जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स से निकल के स्पाइनल कॉर्ड में जा रहे होते हैं, वो इस जगह के दरमियान से गुजरते हैं, जिसकी वजह से आराम से बेसल गैंग्लिया से कम्युनिकेट वगैरह भी कर लेते हैं। लेकिन फाइबर्स कहाँ से गुजरते हैं ये चीज़ वो समझा रहे हैं। अब मैंने एक मॉडल बनाया, अच्छा पहले इसको भी, इस डायग्राम को भी देख लें। अगर हम ये तो हमने यूं कट किया हुआ ना, अगर हम साइड से कट करके साइड से देखें तो हमें यूं नजर आएगा कि ये हो गया हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, जिसमें बाहर की तरफ पुटामेन होगा, अंदर की तरफ ग्लोबस पैलेडिस होगा, और ये उसके ऊपर से पूरा गुजरा कॉर्डेट न्यूक्लियस। तो मैंने एक मॉडल भी ड्रॉ किया था, चीज़ को एक्सप्लेन कर बनाया था, मतलब मॉडल ये समझ लीजिएगा। मैंने ये बेसिक सा मॉडल बनाया जिसमें हमारे पास ये जो ऊपर घूम के जा रहा है ए ऐसे, ये जो सी शेप स्ट्रक्चर घूम के जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द कॉर्डेट न्यूक्लियस। सही है की बात। और ये जो गोला सा बना हुआ है ये है हमारे पास टोटल लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस। लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस में फर्दर ये जो बाहर का पोर्शन है ये होता है पुटामेन, जो कि मैंने यहाँ लाइन से भी शो किया हुआ है। ये बाहर वाला पोर्शन जो होता है उसको हम कहते हैं पुटामेन, और अंदर वाले सारे पोर्शन को हम नाम देते हैं, ये वाला सारा पोर्शन कहलाता है ग्लोबस पैलेडिस। और इस ग्लोबस पैलेडिस में फर्दर आप देख सकते हैं ये वाला आ गया हमारे पास इंटरनल ग्लोबस पैलेडिस, और ये वाला आ गया हमारे पास एक्सटर्नल ग्लोबस पैलेडिस। सही होगी बात। थैलेमस कहाँ पे होता है, अगर मैं बताऊं कि ये मीडियल साइड है, तो यूं मीडियल साइड पे हमारे पास ऐसे ब्लू कलर का थैलेमस मौजूद है, और थैलेमस के नीचे ही हमने सब थैलेमस भी बनाए थे, ये रेड कलर का सब थैलेमस है। सही होगी बात। तो नीचे सब थैलेमस आ गया, ऊपर हमारे पास ये थैलेमस आ गया। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि ये जो फाइबर्स हैं वो गुजर कहाँ से रहे थे। तो ये देखिएगा यूं हमारे पास आ गया ये कॉर्डेट न्यूक्लियस और ये सारा कुछ। अब जो हमने कहा था कि फाइबर्स इंटरनल कैप्सूल से गुजरते हैं, तो फाइबर्स जो है ये समझ लो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर जो कि कॉर्टेक्स से निकल रहे हैं, ये फाइबर्स यहाँ से गुजर रहे हैं, ये पूरे स्ट्रक्चर में यहाँ से गुजर रहे हैं, यानी कि बिटवीन द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड द लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, और थैलेमस के लेटरली गुजर रहे होते हैं, थैलेमस और लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के दरमियान भी आप कह सकते हो। ये जो सारी जगह है ये हमारे पास, मतलब ये वाली जगह इंटरनल कैप्सूल कहलाती है। सही है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये फाइबर्स गुजर रहे हैं यूँ। सही के बाद थ्रू आउट काफ़ी सारे पूरा ऊपर ये तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स की मुख्तलिफ जगहों से फाइबर्स आ रहे होते हैं और इन जगहों से गुजर रहे होते हैं। तो ये तो हमने थोड़ी बहुत इसकी एनाटॉमी को डिस्कस कर लिया। ये डायग्राम में देख सकते हैं वो कितने से फाइबर्स आपको गुजरते हुए शो करवा रहे हैं। और फिर देखते हैं न्यूरोनल सर्किटरी। बेसल गैंग्लिया के साथ काफ़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की सर्किट बनी हुई होती है। इस पूरे पैराग्राफ में इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड पे आपको मोटर कॉर्टेक्स, थैलेमस, सेरिबेलम नजर आ रहा होगा, राइट साइड पे आपको फलाना फलाना नजर आ रहा होगा, इनके बीच में देख लो कनेक्शंस बेतहाशा बने हुए हैं।
तो ये बात हमारे मोटर कॉर्टेक्स से सिग्नल जो है वो कॉर्डिएट न्यूक्लियस में भी जा रहे हैं, प्री मोटर एरिया से भी कॉर्डिएट न्यूक्लियस में जा रहे हैं, कॉर्डिएट न्यूक्लियस से आगे पुटामेन में भी जा रहे हैं, ग्लोबस पैरेलस में भी जा रहे हैं, वो बेतहाशा हैं। खैर वो चीज़ हम बाद में देखते हैं। ऑलराइट, फंक्शन ऑफ द बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया हमारे पैटर्न ऑफ मोटर एक्टिविटी में रोल प्ले कर रहा होता है। अगर ये बेसल गैंग्लिया डैमेज हो जाएगा तो जो आप इतना अच्छा लिख पाते हैं, ये जो आपकी मोटर एक्टिविटी है ये काफ़ी हद तक ख़राब हो जाएगी। मतलब अगर ये डैमेज होता है ना तो इंसान में शायद तो फिर लिख तो सकेगा, लेकिन उसका लिखना जो है वो बड़ी गंदी राइटिंग, जैसे जो बच्चा होता है ना वो बड़ी मुश्किल से ए लिख रहा होता है, वह ऐसी ख़राब सा ए लिखता है। इस तरह की आपकी जो मूवमेंट्स अब हो जाएंगी अगर अल्लाह ना करे बेसल गैंग्लिया जो है वो डैमेज हो गया। राइट, उसके अलावा बता रहे हैं कि बहुत सी मूवमेंट्स हो गई, जिस तरह के एक फुटबॉल खेलते हैं, फुटबॉल पास कर दिया आपने, या बेसबॉल को फेंकना या बास्केटबॉल को डालना, ये सारी जो मूवमेंट्स हैं जो कि आप ऐसे ही कर रहे होते हो। तो ये जिन लोगों को नहीं पता ये चीज़ें खेलने की आदत होती है वो हर चीज़ पर सोचते नहीं है, वो ऐसे ही बस करना शुरू होता है। जब आप लिख रहे होते हो तो आप सोचते नहीं हो कि मैंने ए लिखना है, मैंने एल लिखना है, अल्फाबेट सोचते हो, हमारे ब्रेन जो है वो तकरीबन सबकॉन्शियसली वो काम कर रहा होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो एक्शन है ना उनमें खासतौर पर हमारा बेसल गैंग्लिया रोल प्ले कर रहा होता है। होती स्किल्ड मूवमेंट्स हैं लेकिन काफ़ी हद तक सबकॉन्शियस हो चुकी होती है क्योंकि वो आगे प्रैक्टिस में आ चुकी भी हैं। ऑलराइट जी, अब हम पाथवेज देखते हैं कि ये हम तो बहुत सारे कनेक्शन हैं, इन सारे कनेक्शन को तो हम पढ़ नहीं सकते, तो हम दो तरह के सर्किट्स को पढ़ लेते हैं। एक सर्किट को हम कहते हैं पोटामेन सर्किट और एक सर्किट को हम कहते हैं कॉर्डिएट सर्किट। सही होगी बात, हम इन दो सर्किट्स को डिस्कस करने वाले हैं। लो जी, ये दोनों सर्किट जो हैं वो शुरू होंगे हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स से और टर्मिनेट भी करेंगे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही, क्योंकि मोटर इन्फॉर्मेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स से निकलेगी, बेसल गैंग्लिया से होते हुए चक्कर मार के प्रोसेस होके वापस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ही जाएगी। सही, अब देखते हैं कि किस तरह का चक्कर मारती है, कौन से रास्तों से गुजरती है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास पोटामेन न्यूक्लियस। पोटामेन न्यूक्लियस कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, ये आपको याद होगा, हमारे पास ब्रेन है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स आप कह सकते हो। इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में ये हमारे पास मौजूद है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स, सेंट्रल गैरेज के बिल्कुल सेंट्रल सर्कस के बिल्कुल सामने होता है ना। तो ये मैंने जो, बल्कि मैं किसी और कलर के पॉइंटर से करता हूँ ताकि, क्योंकि रेड लाइन तो पहले ही बहुत सारी लगी हुई है। ये देखो, ये हो गया हमारे पास प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ऑलरेडी अच्छा, अब वो पहले सबसे पहले क्या कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन जो जाती है ना बेसल गैंग्लिया की तरफ, वो ज़्यादातर प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से नहीं जाती, बल्कि इसके सामने जो जगह मौजूद थी, ये प्री मोटर एरिया हो गया, सोमेटोसेंसरी एरिया हो गया, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स के एरिया हो गया, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाती है, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से खास इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। सही होगी बात, लो जी चलेगी इन्फॉर्मेशन। इन एरिया से इन्फॉर्मेशन निकल के कहाँ पे गई जी, कॉर्डिएट न्यूक्लियस को हमने मिस करा दिया है, यानी कि ऊपर से इन्फॉर्मेशन आ रही है, हमने कॉर्डिएट न्यूक्लियस के पास कोशिश नहीं भेजी, डायरेक्ट गई ये पुटामेन में। सही होगी बात, तो ये जाने वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से निकल के आ गई पुटामेन में, इसलिए तो हम इसको पुटामेन सर्किट कहते हैं। ऑलराइट, निकली और आ गई पुटामेन में। पुटामेन से आगे कहाँ जाएगी, इंटरनल पोर्शन ऑफ द ग्लोबस पैरेडस, यानी ये था ना आपके पास पुटामेन, तो यहाँ से न्यूरॉन्स निकलेंगे और वो जाएंगे इंटरनल पोर्शन ऑफ द ग्लोबस पैरेडस में। जिस तरह के यहाँ पे भी आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये इन्होंने बेसिकली लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस शो किया हुआ है, ये पुटामेन है और अंदर येलो वाला जो ग्लोबस पैरेडस है। सही है, तो ये पुटामेन से निकल के इंटरनल पोर्शन ऑफ द ग्लोबस पैरेडस तक चलेगा सिग्नल्स। फिर यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे, यहाँ से आगे जाएंगे थैलेमस के वेंट्रो एंटीरियर एंड वेंट्रो लेटरल न्यूक्लियाई में, और थैलेमस के न्यूक्लियस से फिर वो वापस चले जाएंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। और अब ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स के प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जा रहे होते हैं सिग्नल्स, मेनली प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में जाते हैं। तो जो सिग्नल्स निकले थे वो मेनली प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से नहीं निकले थे, लेकिन अब जब प्रोसेस वगैरह कर इन्फॉर्मेशन तो अब हम जो भेजते हैं वो तकरीबन ज़्यादा सिग्नल्स प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के पास भेज रहे होते हैं। इस पुटामेन सर्किट में हमारे पास मुख्तलिफ छोटे मोटे दूसरे सर्किट्स बचे जिनको हम एंसिलरी सर्किट्स कहते हैं। इन एंसिलरी सर्किट्स में देखिएगा, अभी जो हमने पुटामेन सर्किट पढ़ा है ना, उसमें तो हमने कहा था कि यहाँ से आया पुटामेन के पास, पुटामेन से चला गया इंटरनल ग्लोबस पैरेडस, जबकि जो एंसिलरी सर्किट होते हैं उनमें कई दफ़ा कुछ ऐसे फाइबर्स भी होते हैं जो कि पुटामेन से जाते हैं एक्सटर्नल ग्लोबस पैरेडस के पास, और फिर ग्लोबस पैरेडस से ये सिग्नल सब थैलेमस के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, या आप कह सकते हो कुछ सिग्नल सबस्टेंशिया नाइग्रा के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, और सब थैलेमस सबस्टेंशिया नाइग्रा से होते हुए ये सिग्नल जाएंगे हमारे पास थैलेमस के पास और अल्टीमेटली ऊपर। सीधी बात तो कह लो, यहाँ पे हम मुशावरत में इनको भी अपने साथ मिला लेते हैं कि भाई तुम भी मशवरा देने में मदद करो, तुम क्यों बाहर बैठे हुए हो। तो वैसी सी बात है, वरना आमतौर पे जो पुटामेन मेनली जो पुटामेन सर्किट है उसमें ये पुटामेन ने मुशावरत की है। और फिर लो जी, अब हम 3 तरह की लीजन हम पढ़ रहे हैं, यानी कि लीजन, कोई ऐसी लीजन हो जाए जो कि ग्लोबस पैरेडस को ख़राब कर दे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कोई ऐसी लीजन हो जाए जो कि सब थैलेमस को ख़राब कर दे, जो थैलेमस के नीचे पड़ा हुआ था। फिर हम देखेंगे कोई ऐसी लीजन हो जाए जो कि पुटामेन को ख़राब कर दे। सही के बाद तो हमने पुटामेन की लीजन को देखना है, ग्लोबस पैरेडस की लीजन को देखना है, और सब थैलेमस की लीजन को देखना है। ग्लोबस पैरेडस की जो लीजन होती है, इसमें हम नाम देते हैं, जो बीमारी है उसको कहते हैं एथेटोसिस। सही हो गई बात। एथेटोसिस में तो बेसिकली रिदिंग मूवमेंट्स होती है, यानी कि हल्का फुल्का हेड एंड नेक जो है ये मूव करना शुरू कर देगा। ये मूवमेंट्स होंगी अनकंट्रोल्ड, इंसान चाह भी नहीं रहा होता लेकिन रिदिंग मूवमेंट्स हो रही होती हैं, हैंड की, आर्म की, नेक की, फेस की, इसको नाम देते हैं एथेटोसिस।
तो दूसरा है आपके पास, मैं थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझाने की कोशिश करूंगा। जो सब थैलेमस की लीजन है, यानी जो सब थैलेमस है इसकी लीजन है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाता है हेमीबेलिस्मस। अब हेमीबेलिस्मस में क्या होता है, पूरा जो लिम्ब है ना वो ऐसे मूव, एक साइड का मसला होता है ये, ठीक है। जब एक कॉन्ट्रालैटरल इशू होता है, यानी ब्रेन में राइट साइड में इशू आया हुआ होगा, तो बॉडी की लेफ्ट साइड पे ये मूवमेंट्स हो रही होंगी, और जो एक साइड बॉडी की इफेक्ट हो रही होगी ना, उसमें इंसान की टांगे भी अभी हिली जाएंगी, पूरा बाजू भी इंसान भी हिलाई जाएगा। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, उसमें देखिएगा, एक पेशेंट है हेमीबेलिस्मस का, आपको आइडिया होगा। ये एक पेशेंट है जिनकी बॉडी की राइट साइड इफेक्टेड है, तो आप देख सकते हैं राइट साइड के आर्म की भी और लेग की भी मूवमेंट्स होती चली जा रही हैं। वो कहते हैं अपना हाथ भी पकड़ते हैं कि मूवमेंट को रोक सके, लेकिन रोका नहीं जाता। तो ये है हेमीबेलिस्मस। हमारे पास पुटामेन की लीजन हो जाए, तो पुटामेन की लीजन हो जाए तो उसको हम कहते हैं कोरिया। अब इसमें जो है ना वो बॉडी की मूवमेंट हैंड की बड़ी एक अजीब सी, जिस तरह देखो कुछ लोगों के हाथ जो है ना वो ऐसे करके हाथ हो जाते हैं, उंगलियों में भी हैं, ठीक है। आप उसको कहते हैं कि यहाँ पे आपने प्रेस करने 2 बटन, तो ऐसे करके ना उनका हाथ या उंगलियाँ ऐसी हो जाएंगी, फिर ऐसे करके तो वो ऐसे करके उसको दबाएंगे, ठीक। तो क्यों ये जो मूवमेंट होगी ना, इसको बेसिकली कोरिया कहते हैं, सही। अब मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आपने पेपर में क्या लिखना है, पेपर में ये तो नहीं बताएंगे ना कि हाथ ऐसे हो जाता है, ठीक है। 3 वर्ड्स बस आपने याद रखने हैं, ग्लोबस पैलिडस, एस्थेटोसिस, जिसमें ब्रीदिंग मूवमेंट होती है। वेरी सिमिलरली सब थैलेमस खराब हुआ तो हेमीबेलिस्मस, जिसमें फ्लेलिंग मूवमेंट होती हैं। पुटामेन खराब हुआ तो कोरिया, जिसमें फ्लिकिंग मूवमेंट होती हैं। बस ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। ऑल राइट जी, चाहे इसके लिए आप कोई निमोनिक सा बना लें, जैसे मर्जी कर लें, लेकिन ये 3 वर्ड्स आपने याद रखने हैं। फिर आगे आता है हमारे पास, एक सर्किट हमने पढ़ लिया, अब दूसरा सर्किट देखते हैं, कॉर्डेट सर्किट। पहले हमने पढ़ लिया पुटामेन सर्किट, अब हम पढ़ेंगे कॉर्डेट सर्किट। कॉर्डेट सर्किट में सारी सी बात है, जो भी ब्रेन से निकलने वाले सिग्नल्स हैं वो हमारे कॉर्डेट न्यूक्लियस के पास भी जाएंगे। कॉर्डेट न्यूक्लियस बेसिकली कॉग्निशन में बहुत रोल प्ले कर रहा होता है। कॉग्निशन से कह लो यानी कि थिंकिंग में, कि यार मोटर फंक्शन ये करवाना चाह रहा है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस के पास मेमोरी भी होती है। हाँ, इंटरेस्टिंग बात आपको बताना भूल गया। सोचेगा पिछली बार हमने ये मूवमेंट करवाई थी तो नहीं हो सकी थी यार, अब मैं शायद पुशअप ना ही लगा सकूँ, मिसाल देना वैसे ही, ठीक है। तो यानी कि सोचना और फिर उसके हिसाब से सेंस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से प्रोसेस करके वापस भेजना, ये काम होता है हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस का। कॉर्डेट न्यूक्लियस बड़ा खास किस्म का है, क्योंकि आप देखते हैं ये ना हमारे ब्रेन के तमाम तर लोब्स में जा रहा होता है, क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी है, ये इस तरह करके पूरा एक सी शेप्ड, ऐसे करके सी शेप्ड होता है। तो ये जो स्टार्ट हुआ ये हमारे पास होता है फ्रंटल लोब, तो ये हमारे पास फ्रंटल लोब में भी इसका हिस्सा जा रहा होता है। फिर ये आ गया पीछे, तो यहाँ पे आता है हमारे पास पैराइटल लोब, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस पैराइटल लोब में भी कुछ ना कुछ होता है। फिर बैक साइड पे होता है हमारे पास ऑक्सीपिटल लोब, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस ऑक्सीपिटल लोब में भी कुछ ना कुछ होता है। और फिर नीचे ये वाला एरिया आता है हमारे पास टेम्पोरल लोब, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस की ये जो दुम है ना, ये हमारे पास टेम्पोरल लोब में भी चली जाती है। तो कॉर्डेट न्यूक्लियस जो वो तमाम चारों लोब में जा रहा होता है, तो यानी कि ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा होगा हमारे ब्रेन से। और फिर यानी कि जब इन्फॉर्मेशन आ गई कॉर्डेट न्यूक्लियस के पास, फिर वो आगे कहाँ जाती है, कॉर्डेट न्यूक्लियस से जाएगी पुटामेन, पुटामेन से जाएगी इंटरनल ग्लोबस पैरेडस, आगे वही वाला ट्रैक है। सही होगी बात। जो आपके पास पुटामेन सर्किट का था ना, यहाँ पे क्या था, पुटामेन, इंटरनल ग्लोबस पैरेडस, वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रोलेटरल न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस, और ऊपर वेरी सिमिलरली यहाँ पे भी क्या हो रहा है जी, कॉर्डेट न्यूक्लियस से पुटामेन, पुटामेन से इंटरनल ग्लोबस पैरेडस, इंटरनल ग्लोबस पैरेडस से वेंट्रो एंटीरियर वेंट्रोलेटरल, वो हो गया न्यूक्लियर ऑफ थैलेमस, और फिर आगे चला गया ये फ्रंटल कॉर्टेक्स में। ये जो था पुटामेन सर्किट, इसकी जो आउटपुट यानी कि इसका जो सिग्नल निकल कर जा रहे थे पुटामेन सर्किट से, वो जा रहे थे प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। सही की बात। जबकि आपके इसमें कॉर्डेट सर्किट में सिग्नल्स निकल के अल्टीमेटली वहाँ पे नहीं जा रहे होते, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में नहीं जा रहे होते, बल्कि आप देख सकते हैं सिग्नल्स कहाँ पे जा रहे हैं, फ्रंटल कॉर्टेक्स के मुख्तलिफ रीजन में, आप प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कह सकते हो। सही। तो यानी कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो निकलना और जाना है ये बड़ा डिफरेंट है। एक दफा मैं आपको रिवाइज करके बता रहा हूँ। पुटामेन सर्किट में हमने कहा था सिग्नल्स निकल रहे होते हैं सप्लीमेंट्री मोटर एरिया से, सोमैटोसेंसरी एरिया से और इन एरिया से, और अल्टीमेटली सिग्नल्स जा रहे होते हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स में। अब हम कॉर्डेट सर्किट पर ये कह रहे हैं कि सिग्नल्स निकल रहे हैं प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स से और सप्लीमेंट्री प्री मोटर कॉर्टेक्स से, सही है, और वापस जा रहे होते हैं, यानी कि रीच कर रहे होते हैं प्री फ्रंटल एरिया को, सोशल एरिया को, जो कि आमतौर पर सोचने में, प्लानिंग में और इन चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली ये जो कॉर्डेट न्यूक्लियस होता है ये प्लानिंग में, कोई ऐसा मूवमेंट जिसमें आपने 2-3 मूवमेंट लगातार करनी हो, ठीक है, उनमें रोल प्ले करते हैं। थोड़ी सी जो लॉन्ग मूवमेंट्स होती हैं, लॉन्ग मूवमेंट्स कह लो कि जिस तरह उन्होंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है, जैसे कि एक इंसान को शेर नजर आ जाए तो क्या होगा, वो नेचुरली घूमेगा, भाग जाएगा, और अगर कोई चीज़ को कोई दरख्त नजर आ गया चढ़ने के लिए, शायद उस पर चढ़ भी जाए। अब ये जो सारा ना, इसमें उसने सोचा नहीं था कि अब मैंने घूमना है, मैंने राइट साइड से घूमना है कि लेफ्ट साइड से घूमना है, मैंने भागना है कि नहीं भागना, एट टाइम चीख भी मारेगा। सही है। तो ये जो सारा कुछ है इसमें सोच, हाँ, अगर इंसान ने ना भागना हो ना तो उसको सोच के अपने ब्रेन को बताना पड़ेगा कि नहीं नहीं मैंने भागना नहीं है, मैंने स्टिल होना है। मैंने नेशनल ज्योग्राफिक में देखा था कि इस तरह बच सकता हूँ, ठीक है। तो रुकने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन भागने वाली जो मूवमेंट है ना, ये आपके सबकॉन्शियस में हो जाएगी। सही। तो ये जो आपकी सबकॉन्शियस मूवमेंट है, जिसमें 2-3 मूवमेंट्स लगातार हो, आप घूमे भी हो, आप भागे भी हो, आप चीखे भी हो, और ये सारा कुछ, ये वाली मूवमेंट्स करवाने में हमारा ये
कॉर्डिनेट न्यूक्लियस रोल प्ले कराता है, क्योंकि कॉर्डिनेट न्यूक्लियस मैंने आपको बताया ये कोग्निटिव फंक्शन में सोचने में थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी इंशाल्लाह पार्ट 4 की वीडियो पढ़ते हैं। अल्लाह।